भारतीय सेना की कई यूनिट्स की जांबाजी और दिलेरी की बदौलत भारत ने कारगिल के आसपास की कई चोटियों पर फिर से अपना नियंत्रण बना लिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि इसके बाद भारतीय सेना को इस बात के पुख्ता सबूत भी मिल गए कि कारगिल के आसपास के इलाकों में युद्ध का जिम्मेदार पाकिस्तान था। भारतीय सेना ने एक एनएलआई जवान को जिंदा पकड़ लिया, जिससे इस बात के सबूत मिल गए कि पाकिस्तानी सेना भी इसमें शामिल थी। और इस बात ने भारत के इस दावे को सच साबित कर दिया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ करवाई थी। पाकिस्तान ने दुनिया को ये झांसा देने की कोशिश की, लेकिन जब उसके कुछ फौजी पकड़े गए तब सच सामने आ गया और हमने उनके उपकरण, दस्तावेज और पे बुक्स जब्त किए थे, जिनसे ये साबित हो गया कि वो एक फौजी था और एक काला पठान सूट पहनकर अपना वेश बदल कर आया था। मगर युद्ध के बाद पाकिस्तान ने लाशों के लिए दावा भी नहीं किया, जिससे उनकी फितरत पता चलती है। जब ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान के नियमित जवान उन अहम चोटियों पर तैनात थे, भारतीय सेना ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए उन पर जबरदस्त हमला किया। 3 और 4 जुलाई की रात 18 ग्रेनेडियर्स की घातक प्लेटून को टाइगर हिल पर दुश्मन के बंकर्स पर कब्जा करने का आदेश मिला। तब 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने वॉलंटियर किया और इस टीम को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही 7 लोगों की टुकड़ी यादव के साथ टाइगर हिल पर पहुंची, दुश्मन ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें प्लेटून कमांडर सहित 5 जवान शहीद हो गए। वो सामने से दुश्मन एकदम से ओपन पैच में आया तो हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। तो एक साथ फायर खुला 3 तरफ से, 3 जगह से। तो उनका 1-2 बंदा बचा, बाकी सारे को मार दिए। अब जो 1-2 बंदा उनका बचा वो घायल हुआ, लेकिन वो पत्थरों की आड़ लेकर के पीछे की तरफ भाग गए। ऊपर अपने कमांडर्स को जाकर के बताया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे 20 मिनट तक आधा-धूम बहुत भारी तादाद हमारे ऊपर गोलाबारी करते रहे। हमें सर नहीं उठाने दिए बिल्कुल भी। फिर फायर बंद होते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और अल्लाह अकबर के नारे लगाते धीरे धीरे नजदीक आने लगे, लेकिन फिर भी हमने फायर नहीं खोला। फिर उन्होंने ग्रेनेड फेंकने शुरू करे, तब भी हमने फायर नहीं खोला, क्योंकि हमें मालूम था कि अभी अटैक होगा। हमारा फायर खोलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी और लोकेशन जाहिर होते ही सीधा दूर से दूर दुश्मन हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसलिए उनके नजदीक आने का हमें इंतजार करने लगे। तो काफी देर के बाद जब काफी नजदीक भी वो आ गए तो हमारे पास एक LMG थी, लाइट मशीन गन, वो उनको नजर आई। जैसे ही नजर आई, सीधा RPG का राउंड उसी LMG के ऊपर, उसी वेपन के ऊपर उन्होंने दाग दिया और वो वेपन हमारा डैमेज हो गया। उस वेपन के जस्ट बाईं तरफ में बैठा हुआ था। मुझे उस प्लेटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज मेरे कानों में गूंजते। उन्होंने मुझे आवाज दी, योगेंद्र इस LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवाय कोई बचाने वाला नहीं है। तो वो सुनते ही एकदम से उस LMG को ऐसे पकड़ा और अपने प्लेटून हवलदार की तरफ से फेंक दी। तभी मेरी नजर ऊपर की तरफ गई तो जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे हैं उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए। तभी मैं बोला, सर ये तो बहुत नजदीक आ गए। बोला, कहां पर? ये खड़े। शायद मेरी आवाज वहां तक पहुंची। उन्होंने तुरंत ऊपर से ग्रेनेड फेंका। उनकी तरफ से हम सब मारे जा चुके थे। मुझे याद है उनका एक टीम कमांडर था, एक कैप्टन था, उसने आकर के अपने सैनिकों को बोला कि इनको चेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। मैं देख रहा हूँ, मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं होता कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। पाकिस्तान के 2 जवान आए, हमारे जवानों की डेड बॉडियों के अंदर ऐसे आकर के गोलियां मारने लगे। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जवानों की जो शरीर के अंदर गोलियां दागते, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो उसने सामने वाले को मारा, फिर बगल वाले को मारा, फिर मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। उसने आकर के फर्स्ट में मेरे यहाँ पे ब्रस्ट मारा, फिर यहाँ पे मारा, नीचे मारा, 3 जगह गोलियां मारी। तो यहाँ से धुआं निकल रहा। गोली की पीड़ा को चुपचाप में पड़ा सहता रहा।
उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। जब वो चला गया तब एक मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। काफी देर के बाद उनका जो कमांडर था, उस कमांडर ने बोला कि नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। वो आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तुम्हारी पूरी टीम शहीद हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच जाऊं, उनको सूचना दे सकूं। काफी देर के बाद पाकिस्तान के उस कमांडर ने बोला कि इनके वेपन उठा लो, तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा। एक वेपन उठा रहा था तो उसने आकर के एक जवान आगे वाला जो है गोली मारता हुआ चला गया। मैं देख रहा हूँ कि फिर भी उसने सामने वाले को, बगल वाले को, फिर भी मेरी बाजू में, पैर में गोली मारने के बाद जब वो एक कदम आगे गया, जो उसने राइफल सीने की तरफ करी, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। पीछे से पूरी चलते चलते पहाड़ियों में पैंट फट गई, तो यहाँ पर पर्स रखा था। पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी पड़े हुए थे। तो जब उसने गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों पे लगी। जब यहाँ पे सिक्कों पे गोली लगी तो उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि यार मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरे AK-47 ऐसे पड़ा हुआ था, उसने उठाया, वापस मुड़ा। शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया तो एकदम से मुझे लगा कि शायद मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतरात्मा से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। बुरी तरह से घायल ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने अपनी हिम्मत जुटाई और दुश्मन के बंकर्स पर ग्रेनेड फेंके और उसमें मौजूद जवानों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने अपनी राइफल उठाई और 3-4 तरफ से गोलियां बरसाने लगे ताकि दुश्मन को ये लगे कि भारतीय सेना की टुकड़ियां चारों तरफ से मदद करने को आ पहुंची है। जो पाकिस्तान का जवान हमारे वेपन उठा करके जा रहा था, उसका जो कोट पहने हुए थे, कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, वो हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई हरकत थी नहीं, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड एकदम से फट गया। यहां से उसका पूरा सर उड़ा और वो बंदा हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से जो पाकिस्तान के दूसरे जवान थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट है। जल्द ही पाकिस्तानी फौजी वहां से भाग गए तो वहां बाकी बचे ट्रूप्स ने 4 जुलाई को सुबह 6:30 बजे टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने 13 जैक रिफ और 17 जाट की 2 बटालियंस को 4 जुलाई को जिन ऊंची चोटियों पर कब्जा करने भेजा, वो थीं वो चोटियां जिन्हें .4875 कहा जाता है, जो कारगिल फ्रंट पर है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उन पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें द्रास लेह हाईवे के 30 किलोमीटर पर नजर रखने में बहुत आसानी हो रही थी। जैसे ही हमारे जवान वहां पर पहुंचे, पाकिस्तानियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी और साथ में मीडियम और लाइट मशीन गन से भी भारतीय सेना पर हमले कर दिए। लेकिन 13 जैक रिफ के कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त दिलेरी दिखाते हुए .4875 पर कब्जा कर लिया और कारगिल युद्ध के दौरान मुश्को वैली में पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने उस जगह पर हमला करने की योजना बनाई थी जहां से 13 जैक रिफ और 17 जाट की कंपनीज रात के समय उस चोटी पर चढ़ाई करने वाली थीं और उन्होंने सुबह 3 बजे रात का फायदा उठाते हुए जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी। उन्हें मुश्को के बेस से भारतीय सेना की गोलाबारी से भी काफी मदद मिली, लेकिन लगातार हो रही उस गोलाबारी की वजह से पाकिस्तानियों को उनके ठिकानों का पता लग गया और तब वो भी जवाबी हमला करने लगे। चढ़ाई कर रहे जवानों पर मशीन गन से जबरदस्त गोलाबारी की जा रही थी। 13 जैक रिफ की चार्ली कंपनी मेजर गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और उन्होंने फौरन अपना रास्ता बदल दिया और एक एक खड़ी चट्टान पर चढ़ाई करने लगे जहां से वो दुश्मनों को नजर नहीं आ रहे थे। वो उसी रास्ते से चढ़ाई करने लगे और जब वो अपनी मंजिल से करीब 250 मीटर दूर थे तभी सूरज निकल आया और उनकी पोजीशन का भेद खुल गया। इधर 17 जाट के जवान भी इन्हीं मुश्किलों का सामना कर रहे थे और उनके ऊपर .4875 से दुश्मन लगातार गोलियां बरसा रहा था।
अब उन्हें फौरन कुछ करना था ताकि जल्द से जल्द 13 जैक रिफ और दुश्मन के मोर्चे के बीच की 150 मीटर की दूरी तय कर सकें। सबसे बड़ी बात थी कि दुश्मन को भी पता नहीं था कि हम उसके नीचे हैं, क्योंकि दुश्मन को तो यह था कि हम यहाँ बैठे हैं अभी तक जहाँ पे उसने रोक रखे थे। लेकिन हम लोग जो निकले थे वो फायर स्पॉट पे निकले थे, उस टाइम उसका कोई ध्यान नहीं था। सेम कार्रवाई पिंपल 1-2 पे 70 जाट के लिए भी सेम टाइम था, कोई टाइम चेंज नहीं था, दोनों का टाइम बराबर था। फायर स्पॉट का उसके ऊपर भी फायर स्पॉट उसी टाइम आना था और उसी टाइम हमें मिलना, ताकि वो एक दूसरी तरफ दखलंदाजी ना कर सके पोस्ट ऑप्स में। 10:30 बजे से लेके तकरीबन हमारे पास 50 से 60 मीटर का इलाका था, लेकिन हम लोग तकरीबन 10-10:30 बजे अटक के आगे बढ़े थे और 1 बजे जाके हम पोस्ट पे पहुंचे थे, सिर्फ 2 जवान, मैं और जो मेरा जो बडी था नितेंद्र सिंह, हम 2 ही ऐसे थे जो पोस्ट तक पहुंच पाए थे, क्योंकि हमें फायर स्पॉट मिलता गया। जो हमारा LMG वाला था, जो हमारे जो साथ वाले लेफ्ट और राइट वाले थे, जो हमें फायर स्पॉट मिलता गया और हम लोग क्रॉल करते गए, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि हमने हिदायतों में समझ किया था, एक तो इशारा से ही बात होगी, मुंह से कोई नहीं बोलेगा, आवाज़ कोई नहीं लगाएगा, फायर कोई नहीं खोलेगा जब तक आपको लगता कि कोई सामने नहीं है। तो दुश्मन की भारी गोलाबारी और उनके सैंडर से टकराते रॉकेट लॉन्चर के बीच 13 जैक रिफ को कुछ देर का मौका मिल गया। उन्हें इसी का इंतजार था। राइफलमैन संजय कुमार और राइफलमैन नजिंदर ने एक टुकड़ी लेकर अपने और दुश्मन के बीच की 150 मीटर की दूरी तय करने के लिए वॉलंटियर किया, क्योंकि ऐसा करते ही युद्ध का रुख हमारी तरफ मुड़ जाता। तो पट्टियाँ मैंने हाथ में बांध के वहीं पे नीचे बैठ गया। जो मेरा बडी था तकरीबन 2 से 3 मीटर लेफ्ट साइड में जाना था उसने, एक पत्थर था वहाँ पे जो लेफ्ट साइड से, क्योंकि वहाँ उसको ग्रेनेड फेंकना था खड़े होके, क्योंकि एक तो पहले गन के पास से वो फायर खड़ा नहीं हो सकता था, तो उसको लेफ्ट साइड जाना था या राइट साइड जाना था। तो वो लेफ्ट साइड में एक पत्थर था, उसके पास उसने कहा कि मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ से जब मैं कार्रवाई करूँगा और ग्रेनेड फेंकूंगा, जैसे ग्रेनेड फटेगा ये गन फायर करना बंद होगी, आप इसको निकाल देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने AK-47 को सिलिंगार कर लिया गले में डाल के, और जो गने थी दोनों के गनों के बिल्कुल नीचे बैठ गया। बडी ने क्रॉल किया, आगे गया बाइक साइड में। फर्स्ट ग्रेनेड फेंकना था तो हाइट में पहली बात अगर टकरा के अपने ऊपर भी आ सकता था, तो उसने फर्स्ट वाले ग्रेनेड को थोड़ा जोर लगा दिया और ग्रेनेड पीछे की साइड में ढलान थी, तो ढलान की जब नीचे जाके जब फटा तो जैसे उसकी साउंड हुई तो साउंड तो हमें भी सुनाई दी। तो अंदर वाले जो थे वो सब आपस में बातें करना शुरू कर गए, कोई आ गया। अभी हमने कहा कि अब भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी जब इनको पता चल गया कि यहाँ कोई है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। तो लेकिन बडी क्या था कि वो रेडी था पहले से, क्योंकि उसने 2 ग्रेनेड तैयार किए थे। तो उसने जो पहला ग्रेनेड उसने देख लिया कि ये बंकर में नहीं गिरा, तो उसने दूसरा ग्रेनेड कम ताकत लगा के जब फेंका तो वो संगड़ में तब तक वो गिर गया। तो संगड़ में जब गिरेगा तो जितने हैं वो तो मारे जाएंगे और जो थोड़ा बहुत बचेंगे वो काम करने लायक रहेंगे नहीं, और करेंगे भी तो टाइम लगेगा उसमें। तो वही था उनके साथ। जो अंदर वाले जो जवान थे जिनके पास वो ग्रेनेड फटा वो तो गिर गए वहीं पे। अब जो गने फायर कर रही थी वो भी बंद हो गई, तो मेरा टास्क शुरू हो गया उसके साथ ही। तो मैंने क्या किया, जो पट्टियाँ बांध रखी थी दोनों गनों को खींच के नीचे निकाल दिया, और जो पट्टियाँ भी तब तक जल गई थी आधी निकाल के वहाँ पे फेंक के, जो लूप होल था फर्स्ट वाला जिसके नीचे बैठा था वहाँ पे अपने AK-47 को बस एक बार देखा था मैंने बंकर के अंदर। तो जो गिरे थे वो तो गिरे थे, लेकिन जो बाकी वाले जो उसके साथ जिनको बाहर थे वो बंकर के बैक साइड में थे, पीछे वाली साइड में थे, वो जो दूसरा वेपन लेके दोबारा से तैयारी करने लगे थे, वो सिर्फ तीन मुझे दिखे थे सिर्फ। तो मैंने सिर्फ एक बार देखा था संगड़ के अंदर लूप होल से सिर्फ झांक के कि कौन कहाँ है, और तब तक मैंने फायर खोल दिया। तो मैंने पूरा मैगजीन एक ब्रश फायर किया था अंदर, जो 3 थे वो तो मारे गए। जैसे ही भारतीय जवान दूसरे बंकर के पास पहुंचे, दुश्मन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वहां जाके जो वही बात थी, तो दुश्मन ने वहां भी जाके धोखा। उसने जो बंकर था उसमें 2 जवान उसके बैठ गए और 2 जवान उसके बंकर के बाहर बैठ गए। लेफ्ट साइड में ऐसे रिज थी जो इस पे जाती थी पिंपल 1-2 की तरफ को। उस रिज पे 2-3 पत्थर थे बड़े बड़े, वो पत्थरों के पीछे बैठ गया। जब हम यहाँ से उतरना शुरू हो गया तो हमने तो संगड़ को कवर किया, सिर्फ जो मेन संगड़ था उनका सिर्फ हमने उसको फायर से कवर किया, ताकि वो खुल के हमारे पे फायर ना कर सके जो हम नीचे जा रहे हैं। उसको किसी ने कवर नहीं किया था, क्योंकि उसकी लोकेशन किसी को पता ही नहीं थी, ना ही उसने फायर खोला था। तो सब ये सोच रहे थे कि ये एरिया, इस साइड का एरिया सेफ है सिर्फ पिंपल 2 को छोड़ के। तो हम लोग उस तरीके से नीचे उतरते गए पिंपल 2 को देखते हुए। ये हमें देख रहा था
इसके फायर की रेंज में भी थे, सब कुछ था, लेकिन इसने फायर नहीं खोला। जब हम नीचे उतरे, दोबारा ऊपर चढ़ना था हमने, जब चढ़ने लगे तब उसने फायर खोला। यानी 50% एरिया हम कवर कर चुके थे एक बंकर से दूसरे बंकर के बीच में। जब ऊपर चढ़ना था हमने, तब उसने लेफ्ट साइड से फायर खोल दिया। तो हमेशा जब भी फायर खोलता है तो हमेशा बंदा शीश लेके फायर करता है फर्स्ट में। तो अब जब उसने शीश लेके फायर किया तो जो मेरे बाएं साइड में जो दोनों थे, प्रवीण और श्याम थे, उनको डायरेक्ट हिट लगी थी, जैसे बिल्कुल सामने से। फायर का आइडिया नहीं चला, नहीं कहाँ से आ गया। अचानक से नज़दीक से फायर आया तो पूरा ऐसे वाश हो गया कि क्या हो गया, क्योंकि हम तो बंकर को लेके चलेंगे, वो तो कब्र है फायर से, पिंपल टू दूर है, तो ये फायर कहाँ से आया। तो हम लोग जहाँ थे उधर ही लेट गए। पथरीला इलाका था तो आड़ थी हमारे लिए वहाँ पे। तो मेरी ये टांग थी जो पत्थर पे थोड़ा ऊपर रह गई। तो जो लेफ्ट साइड में है तो उसने देख लिया कि यहाँ पे कुछ है, तो उसने पहले ब्रश फायर किया, तो उसमें से 2 गोलियाँ मेरे यहाँ टांग में लगी और बाकी ब्रश आगे निकल गया। तो जब टांग में लगी तो मुझे, अब पहली बात है कि एक तो ठंड का मौसम था, दूसरा चलते हुए बॉडी गर्म थी, और तीसरा दुश्मन का खतरा था। अभी इतना तो लग गया कि गोली लग गई। तो मैंने बड़ी को इशारा किया, मैं बोला काम हो लिया। बोला कहाँ? मैंने टांग में। ठीक है, बोला आगे एडवांस कर ले थोड़ा सा। तो थोड़ा सा तकरीबन फुट 2 फुट मैंने और आगे एडवांस किया था, तो उसकी नज़र से वो बच गया, तो नहीं दिखाई देता था उसके बाद उसको कुछ। लेकिन उसको पता था कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि पहले उसने जब फायर किया था तो उसको पता था कि यहाँ दिख रहा था, अभी कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन उसने वहाँ पे कंटिन्यू 8 से 10 मिनट फायर रखा। तो गोलियाँ टकरा के वहाँ पे पत्थर से टकराने के बाद इधर साइड में लगी। तो बड़ी ने, फिर मैंने बड़ी को बताया, मैं बोला यार फिर हो गया कुछ। बोला कहाँ? मैं बोला अभी साइड में है। तो उसने बोला ठीक है आप मेरे पास आ जाओ और यहाँ सेफ है। फिर और एडवांस किया, थोड़ा आगे गया, फिर उसके फायर से बचा। जब उसको लग गया कि अभी यहाँ से कोई नहीं हिल रहा ना कुछ कर रहा है, क्योंकि जो पल्ले वाले जो हमारे जो दो लेफ्ट साइड वाले थे, दोनों डेथ हो चुके थे, वो भी कोई हरकत नहीं किया। जहाँ मैं था, मैं भी हरकत करने के यहाँ लायक था नहीं पूरा कि इसके ऊपर फायर खोल सकूँ, जब मुझे पता नहीं है कि है कहाँ, और वो कंटिन्यू फायर कर रहा, फायर से बंद नहीं हो रहा। तो हम जहाँ थे उधर ही लेटे रहे। उसके बाद जो राइट साइड में हमारे जवान थे, उनको भी एक को कंधे में, एक का कंधा थोड़ा उसको दिख रहा था, उसमें कंधे में गोली लग गई। एक की टांग थी, उसको टांग में लग गई। यानी सिर्फ एक मेरा बडी था जो मेरे साथ वाला नतेंद्र सिंह जो सेफ था, बाकी सब इंजर्ड हो गए। 2 डेथ हो लिए, 3 इंजर्ड हो गए। आधे घंटे तक उसने किसी को हिलने नहीं दिया, कभी वहाँ पे फायर करना, कभी हमारे पर फायर करना, कभी जो डेथ वाले थे उनके साइड में फायर खोलना। आधे घंटे तक उसने फायर को बस ऐसे घुमाता रहा हुआ। तो आधे घंटे बाद उसको लगा कि अभी यहाँ कोई नहीं है, तब उसने अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाना शुरू किया। और जब ऊपर जाना शुरू किया तो उसके पाँव से जो पत्थर निकल के नीचे गिरता हुआ आया, तो आवाज़, जब पत्थर के गिरने की आवाज़ आई तो बड़ी मेरा बोला संजय यार कोई हरकत है, या तो ये यहाँ आएगा हमें चेक करने के लिए, जैसे हम जाते हैं अगर हमने किसी को मारा तो हम रीचेक करने के लिए एक बार पक्का जाएंगे कि ये बिल्कुल डेड है कि नहीं। तो या तो ये ऐसे आएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में अभी ये शीश लेके फायर नहीं कर सकता। तो बोला हम अभी बाहर निकलना। तो हमने जो लेफ्ट साइड वाले थे उनसे मिलाप किया, राइट साइड वालों से मिलाप हो नहीं पाया क्योंकि दोनों डेथ हो चुके थे। लेकिन हमने सोचा हो सकता है हमारी तरह हो, बचे हों, लेकिन काफ़ी देर जब उनसे मिलाप नहीं हुआ तो हमने आइडिया लगा लिया कि ये दोनों डेथ हैं। तो हमने चारों ने आपस में मिलाप किया और कहा कि सिर्फ एक आदमी बाहर निकलेगा जो सिर्फ ये देखेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो मेरा बड़ी था जो पत्थर के मेरे आगे था, मेरे साइड साथ में ही। तो उसने कहा ठीक है मैं यहाँ से उठूँगा क्योंकि मेरे साइड में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पत्थर से मैं बीच में से भी देख सकता हूँ और साइड से भी देख सकता हूँ। तो बोला मैं देखूँगा, अगर इधर आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अगर ऊपर जा रहा होगा तब भी मैं बता दूँ। तो जब उसने राइट साइड से जाके पत्थर के साइड से देखना शुरू किया तो वो निश्चित हो के बिल्कुल फ्री स्टाइल ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि गन ऐसे कंधे पे रखी है और चढ़ रहा है ऊपर, क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो यहाँ थे सब मर चुके थे। तब उसने बड्डी ने सारा किया, बोला यार तू गन सेट कर आराम से। तो मैंने जो गन वहाँ से जो छीनी थी, 2 गन है, उसमें से एक गन मैं अम्युनिशन लेके आगे निकल लिया, क्योंकि हमें जैसे मैंने आपको बोला कि 5 आदमी हमारे पीछे छोड़ दिए थे हमने, क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट फायर देने वाले थे वो भी वहीं छूट गए थे पोस्ट के अंदर ही। अभी हमारे पास फायर स्पोर्ट तो कोई था ही नहीं, तो हमने बोला कि ये फायर स्पोर्ट हम खुद ही ले लेंगे अभी। तो एक गन उनकी हम लेके गए थे, तो फिर वो ही गन हमने वहाँ पे मैंने पत्थर पे सेट किया और आराम से जैसे चढ़ रहे थे दोनों, तो मैंने फायर खोला उनको। जैसे उनका गिरना, बंकर वालों का भागना एक एक्शन, जैसे ही वो गिरे वहाँ उनके ऊपर फायर खोला हमने, वो वाले भाग लिए, वहाँ फायर बंद हो गया बंकर से।
राइफलमैन संजय कुमार को युद्ध के दौरान दिखाई गई इस अद्वितीय बहादुरी के लिए परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ था और सामरिक रूप से एक बहुत ही अहम ठिकाना गंवाने के बाद पाकिस्तान ने वापसी की और जोरदार हमला किया। 13 जैकरिफ के जांबाजों ने उसका करारा जवाब दिया, लेकिन उन्हें भी मदद की जरूरत थी। कैप्टन विक्रम बत्रा खुद घायल थे, पर उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर वाई के जोशी से अपनी लड़ रही यूनिट की मदद करने को कहा। कैप्टन बत्रा को डेल्टा कंपनी के 25 जवानों के साथ मदद के लिए भेज दिया गया। 6 और 7 जुलाई की रात को कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ एक संकरी रिज पर मोर्चा संभाले दुश्मन के मोर्चे पर हमला किया और पाकिस्तानियों से घमासान लड़ाई लड़ने के बाद उनके 5 जवानों को मार गिराया। तब तक कैप्टन बत्रा भी बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके एक जवान को दुश्मन ने गोली मार दी। अपने एक साथी जवान की जान बचाने की कोशिश करते समय कैप्टन बत्रा को दुश्मन की एक और गोली लगी और उसी जगह वो शहीद हो गए। मगर उनके इन जाबाजी भरे हमलों की वजह से दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गया और हमारी सेना ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। ऐसी कई लड़ाइयां हुई जिनकी बदौलत कारगिल युद्ध का इतिहास लिखा गया। उनमें से कुछ लड़ाइयों की यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर पॉइंट 5140 की लड़ाई, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा ने 13 जैकरिफ के अपने मुट्ठी भर जांबाजों के साथ मिलकर एक पाकिस्तानी मोर्चे पर जबरदस्त हमला किया और उन पर ग्रेनेड से हमला करके उस मोर्चे पर कब्जा कर लिया। उसे देखकर कई लोगों ने कहा यह लड़ाई अपने आप में वीरता पुरस्कार पाने की हकदार है। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा इतने से नहीं रुकने वाले थे। जल्द ही उनकी बटालियन को बेहद अहम ऑब्जेक्टिव पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया और इन बटालियंस को लीड करने वालों में से एक थे राइफलमैन संजय कुमार, जो उस मोर्चे का पता लगाने गए थे। लेकिन तभी पाकिस्तानियों ने उन पर इस मशीन गन से हमला कर दिया। लेकिन संजय कुमार जो घायल थे, उन्होंने दृढ़ता से पाकिस्तानी मशीन गन पोस्ट पर हमला कर दिया और वहां पर कुछ पाकिस्तानी फौजियों को अपने हाथों से मार डाला। इसे देखकर उनके साथियों को भी उसी बहादुरी के साथ लड़ने का हौसला मिला। उसी वक्त विक्रम बत्रा की बटालियन ने पॉइंट 4875 पर हमला कर दिया, जिससे भारत के कई और जवानों को पाकिस्तानी मोर्चों पर कब्जा करने का हौसला मिल गया। मगर इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा पहले घायल हुए और फिर शहीद हो गए। दोनों संजय कुमार और फिर विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारतीय सेना ने एक ही यूनिट के 2 सैनिकों को एक ही लड़ाई में परमवीर चक्र दिया। इससे भी अहम बात यह थी कि बटालियन को भी खिताब दिया गया, जो था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। इतिहास में पहली बार कारगिल युद्ध का सीधा प्रसारण किया गया था और आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने ऐसी किसी जंग को देखा था और उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया कि भारत के सूरमाओं ने उस युद्ध में किस तरह कुर्बानियां दी थी। ऐसा शायद पहली बार हुआ था जब किसी युद्ध के दौरान इतने सारे जर्नलिस्ट कारगिल में जमा हुए थे। उस दौरान हमने बड़े ही मुश्किल हालात का भी सामना किया था। कई बार ऐसा होता था कि हम एक बड़ी ही खतरनाक जगह पर खड़े होते थे, जैसे कि टाइगर हिल पर कब्जे के दिन मैं एक जगह खड़ा था और अचानक ही हमारे आसपास पाकिस्तानी गोले गिरने लगे। उस युद्ध ने हमें दिल की गहराइयों तक झकझोर दिया था। हम जिस किसी से भी मिलते उसके बारे में ये नहीं कह सकते थे कि अब हमारी दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। वो बड़े ही मुश्किल हालात थे। जहां नजर जाती कोई ताबूत नजर आता तो तिरंगे में लिपटा हमारा कोई जाबाज। और शायद लोग पहली बार ये देख रहे थे क्योंकि 1971 के युद्ध का सीधा प्रसारण नहीं किया गया था और किसी को अंदाजा नहीं था कि हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं। लेकिन इस बार सब अपने घर में बैठकर इन चीजों को देख रहे थे। कारगिल में हुआ युद्ध कई मायनों में असाधारण था, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और वो ये है कि जख्मी सिपाहियों ने उन बर्फीली चोटियों से लौटने से साफ इनकार कर दिया जहां उन्होंने बर्फ को अपने खून से लाल कर दिया था। वो वहीं लेटे लेटे युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके साथी उन्हें नीचे ले गए तो भारत के लड़ने वाले 4 और जवानों को स्ट्रेचर उठाकर नीचे जाना पड़ेगा, जबकि पाकिस्तानी घुसपैठ का जवाब देने के लिए उनका जंग के मैदान में रहना जरूरी था। उनमें से कई ने अपनी जान गंवा दी।
भले ही उन्हें कोई वीरता पुरस्कार ना मिला, हमारे लिए उनकी रूहें हमेशा अमर रहेंगी।